नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें। दोनों के खिलाफ 1,51,00,000 की धोखाधड़ी का केस दर्ज। जल्द पुलिस करेगी पूछताछ। कंगना के खिलाफ डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कहा, कंगना से वापस ले पद्मश्री पुरस्कार, दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। महाराष्ट्र के अमरावती में फिर से भड़की हिंसा। इलाके में 4 दिन का लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा भी बंद। नक्सलियों के बड़े हमले से थर्राया बिहार का गया जिला। नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटकाया, फिर बम से उड़ा दिया घर। मणिपुर में सेना के जवानों पर आतंकी हमला। असम राइफल्स के कर्नल, उनकी बीवी, बेटे और 4 जवान शहीद। म्यांमार बॉर्डर सील कर सेना का अभियान शुरू। पहली खबर शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा पर। मुंबई के बांद्रा थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। शिकायत दर्ज कराने वाले नितिन बरई ने शिल्पा और राज पर 1,51,00,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शख्स का कहना है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक फिटनेस कंपनी के माध्यम से 2014-15 में उनके साथ 1,51,00,000 की धोखाधड़ी की थी। नितिन बरई ने पुलिस को बताया कि उसे कहा गया कि अगर वो इनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता है और पुणे के कोरेगांव इलाके में स्पा और जिम खोला तो बहुत बड़ा फायदा होगा। बरई ने इसके बाद 1,59,27,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन बरई के पैसों को आरोपियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब इसने अपने पैसे वापस मांगे तो इसे धमकी दी गई। फिलहाल नितिन बरई की शिकायत के बाद पुलिस ने शिल्पा और राज पर आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 506, 34 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जल्द आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। डॉक्टर साहब, इस धोखाधड़ी मामले में पुलिस राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पे कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? ये तो मुझे लग रहा है कि बंटी बबली की जोड़ी है। पहले इस तरह की केसेस जो है वो लखनऊ से आए थे, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का हुआ था। कोई फिटनेस कंपनी, उसके फ्रेंचाइजीज ये बांट रहे थे, कंपनी डूब गई लेकिन पैसा गटक गए, यही आरोप लगा रहा है जी। लखनऊ में भी ये आरोप है। अब पुणे का मसला सामने आया है तो आप देखिए किस तरीके से आप तो पहले गलतियां करते हो और उसके बाद अगर पेपर वाले, अखबार वाले, हम लोग जैसे लोग रिपोर्ट करते हैं तो आप केस ठोक देते हो। भाई, पोर्नोग्राफी के केस में इतना जघन्य अपराध में उनके पति आरोपी हैं। और देखिए मीडिया का चरित्र, आज ये खबर कहीं चैनल पर चल रहा है, नहीं चल रहा जी। किसी दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ऊपर इस तरह की धोखाधड़ी का मसला चला गया होता तो बवाल मच रहा होगा। तो ये सिलेक्टिविज्म मीडिया का, ये भी समझना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, बॉलीवुड हर तरह के कुकर्मों का एक अड्डा है और वहां पे जो जितना बड़ा फ्रॉड, जो जितना बड़ा अधर्मी, जितना बड़ा कुकर्मी, उतनी बड़ी उसकी शख्सियत हो जाती है और लोग और मीडिया उसी की आरती उतारते हैं। हर चेहरा बेनकाब होना चाहिए और इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात कंगना रनौत की। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में मिली आजादी वाले बयान को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्वाति मालीवाल ने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की कार्रवाई करने की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत देश के शहीदों का अपमान कर रही हैं। कंगना को इलाज की जरूरत है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने कंगना पर ट्वीट के जरिए तंज कसा था। सब केजरीवाल सरकार क्यों कंगना को लेकर इतनी घटिया राजनीति पर उतर आई है? देखिए, एक कहावत है, इसका कोई और दूसरा मीनिंग नहीं है। हम लोग के इलाके में कहा जाता है कि नया नया मुसलमान जो होता है वो ज्यादा प्याज खाता है। ये अरविंद केजरीवाल ये भूल गए, ये अभी नया नया इनको हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये लेफ्टिज्म को छोड़कर उनको समझ में आ गया कि मोदी से मुकाबला करना है तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलना है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इन सब की बातें करनी है।
तो ये सुगुफा छोड़ दिया कि भाई कंगना रनौत ने ये कह दिया। कौन सी बड़ी बात उसने कह दी? कौन सी बड़ी बात उसने कह दी? इस तरह की विचारधारा, इस तरह के लोग जो आजादी को लेकर के गंदी गंदी टिप्पणियां कर चुके हैं, उनको तो ये लोग पूछते हैं, इतिहासकार बताते हैं, साहित्यकार बताते हैं और पद्मश्री से नवाजा जाता है जी। अब पहले डील करते हैं ये अरविंद केजरीवाल और उनके मित्र स्वाति महिवाल के बारे में। जी। अरविंद केजरीवाल से ये पूछा जाना चाहिए, भाई तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? तुम तो जब आंदोलन कर रहे थे तो तुम कहते थे भाई आजादी की दूसरी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई यही कहता था ना ये सारा ये नटवरलाल का पूरा गैंग जी। कि हिंदुस्तान में ये अन्ना का आंदोलन जो आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली लड़ाई से आजादी नहीं मिली, इसलिए तो दूसरी की जरूरत पड़ रही है। ये जो वामपंथी जिनको ये टिकट देता है, चुनाव लड़वाता है, कभी उसके लिटरेचर को पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि यह आजादी झूठी है, इट वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर। और इस तरह के इतिहास के लिखने वाले इतिहासकारों को, वामपंथियों को कांग्रेस पार्टी ने सिर पे बिठा के रखा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के का मुखिया बनाया, पद्मश्री दिया, पद्म विभूषण तक भी दिया। तो ये आजादी झूठी का मतलब क्या हुआ? 47 में आजादी नहीं मिली। जब आप ये कहते हो कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, तो कंगना कौन सी गलत बात कह रही है कि भीख में मिली वो आजादी थी? तो अगर कंगना देशद्रोह का काम कर रही है तो उन तमाम इतिहासकारों को पकड़ के जेल में डालो, हिम्मत है? उस तरह के तमाम वामपंथी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके रेजोल्यूशंस में ये सीपीएम, ये सीपीआई, ये तो आजादी कभी माने ही नहीं। ये नक्सली, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान को आजाद मानता ही नहीं है। तो ये सब बचकाने लोग हैं, अभी नए नए राजनीति में आए हैं, फुदक रहे हैं। पढ़ा लिखाई जीवन में इन लोगों ने किया नहीं है, राजनीति वो भी घटिया किस्म की करने की आदत सी बन गई है। तो नटवरलाल से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, अगली खबर महाराष्ट्र हिंसा पर। त्रिपुरा से वायरल हुई मस्जिद की फर्जी तस्वीरों को लेकर महाराष्ट्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के 5 जिले सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे हैं। सबसे ज्यादा अमरावती प्रभावित हो रहा है, जहां हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज आमने सामने हैं। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। डॉक्टर साहब, आखिर ये हिंसा क्यों भड़क रही है? इसके पीछे की मेन वजह क्या है या कोई खास एजेंडा है? देखिए, हिंसा इसलिए भड़क रही है क्योंकि इस हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुओं को गालियां देती हैं, हिंदुओं को राक्षस बताती हैं, जय श्री राम बोलने वालों को दानव बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है, वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, वो बोको हरम और आईएसआईएस है। जब इस तरह की भाषा, इस तरह के डिस्कोर्स को हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टियां वो आगे बढ़ा के जाएंगी, तो जहां इनकी सरकार होगी वहां तो मुसलमान तांडव करेंगे ही। इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये हो गया, वो दिन लद गए। वो घटिया किस्म की पत्रकारिता की एक समुदाय की वजह से ऐसा हो रहा है। समुदाय का नाम लेना चाहिए, बताना चाहिए कि एक फेक न्यूज जो त्रिपुरा से शुरू हुई कि मस्जिद में आग लग गई, महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिक्कत हो गया, या कहीं से पैसा आया कि इस तरह का उत्पात मचाओ। ये सरकार, ये शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार है जो दो सेकुलर पार्टी के नाम पे उसका गुलाम बन चुका है। इसलिए उत्पात मचाओ, बिना परमिशन के 35-35 हजार, 20-20 हजार लोगों को सड़कों पे उतार दो, और रास्ते में जितने भी हिंदू दुकान मिले उसको लूट लो, आग लगा दो। यही हो रहा है। जब तक आप दूध का दूध, पानी का पानी नहीं करेंगे, इस तरह की घटना पहले भी हुई है। रोहिंग्या, बर्मा में कुछ हो रहा है। ये रजा अकेडमी वाले के पेट में दर्द हो जा रहा है, रजा अकेडमी वाले को पकड़ के जेल में डालिए, वो नहीं करेंगे।
अफवाह ये लोग फैलाएंगे तो आप उसको रोकेंगे नहीं। कहां कहां से पाकिस्तान से कोई ट्वीट आता है समी के बारे में और उसको लेकर के सारे लोग आंदोलित हो जाते हैं। ये पता भी नहीं करते कि भाई फेक न्यूज है। त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जलाई गई तो क्या अब तक वो लोग गिरफ्तार हुए जिन लोगों ने मस्जिद जलाने की खबर ट्वीट किया या सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, ट्विटर के ऊपर इस तरह की खबरों को बाकायदा प्रोपगेट किया? उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में ये जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड ये दलाल पत्रकारों का एक जो पूरा फौज है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के लिए। लगे पड़े हुए डिफेंड करने के लिए। डर खत्म हो गया है इस देश में। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस एजेंसियां, इन लोगों की करतूतों की वजह से डर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि सड़क खाली कर दो। वोट बैंक की राजनीति ऐसी है कि किसानों को कोई कहता नहीं हटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश नहीं चलेगा तो महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में भाई कोई कुछ बोला। बंगाल में चुनाव के बाद हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया गया। कभी इतिहास में आजादी के बाद ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हिंदू महिलाओं को टारगेट करके गैंग रेप किया गया हो पॉलिटिकल रीजन की वजह से। हिंदुस्तान चुप रहा, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनी रही, केंद्र सरकार कायरता की तरह बिहेव किया, कोई कुछ रोका नहीं, टोका नहीं। तो जो बंगाल में हुआ वो महाराष्ट्र में होगा, कल यूपी में होगा, परसों बिहार में होगा, हर देश में हर जगह होगा। जहां कहीं भी इस तरह का डेमोग्राफिक कंपोजिशन होगा वहां ये सारी चीजें होंगी। तो आप इंतजार करते रहिए, देखते रहिए सारी चीजों को। जी डॉक्टर साहब, अब बात बिहार में लाल आतंक की। बिहार का गया जिला शनिवार की रात एक बड़े नक्सली हमले से थर्रा उठा। नक्सलियों के खूंखार दस्ते ने एक गांव में हमला बोला और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद नक्सलियों ने मृतकों के घर को बम से उड़ा दिया। ये बड़ी वारदात गया जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया थाना क्षेत्र में हुई, जहां नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को भरी भीड़ के सामने फांसी पर लटका दिया और फिर घर को ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद नक्सलियों ने गांव में एक पर्चा भी छोड़ा है। नक्सलियों ने इसमें लिखा है कि भोक्ता के परिवार के लोगों ने 4 नक्सलियों को कुछ दिन पहले जहर खिलाकर मार दिया था। डॉक्टर साहब, गया में नक्सलियों ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। इस लाल आतंक पर आखिर कब लगाम लगाई जाएगी? मैं तो ढूंढ रहा था खबरों को कि भाई कोई जाओ, 4 एक ही परिवार के लोगों को मार के खत्म कर दिया गया है खुलेआम। राहुल गांधी क्यों नहीं जाता? ये प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जाती? ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तमाम लोग क्यों नहीं जा रहे वहां? चश्मा टीन का पहन रखा है। हिंसा, वामपंथी और ये नक्सली नहीं होते। नक्सलवाद तो कब कब खत्म हो गया। ये आतंकी हैं स्ट्रेट, ये गुंडे मवाली हैं ये नक्सली, और जिनका आइडियोलॉजिकल जो बैकड्रॉप उसको समर्थन देने वाले लोग ये लुटियन गैंग के पत्रकार हैं, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं करेगा। ऐसी वैचारिक गुलामी दुनिया में हमने कभी नहीं देखी कि जहां हिंसा होती है और उसके ऊपर एक पूरा वर्ग चुप हो जाता है। लेकिन इधर 4 गए। अच्छी खबर गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आई। 27 आतंकियों को छलनी कर दिया गया और बहुत अच्छा किया गया। नक्सलियों का एक ही इलाज है, चाहे वो दिल्ली के लुटियन जोन में बैठे हों, चाहे वो जेएनयू के अंदर बैठे हुए हों, इनका खात्मा इज द ओनली सोल्यूशन। डेमोक्रेसी का एक तकाजा है पूरी दुनिया में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में लागू नहीं होता कि डेमोक्रेसी में बैलेट का जवाब बैलेट से और बुलेट का जवाब बुलेट से देना चाहिए। और इसलिए जो आज बुलेट से जवाब दिया गया है, अब उसमें देखिए एक गढ़चिरौली वाले जो घटना घटी है उसमें मिलिंद नाम का एक शख्स है, वो भीमा कोरे गांव केस में भी था। 50 लाख का इनामी आतंकी,
50 लाख का इनामी आतंकी ट्रेनिंग देता है, ये वामपंथ सिखाता है गांव वालों को। इसका रिश्ता जेएनयू से है, इसका रिश्ता टुकड़े टुकड़े गैंग से है। ये कब तक नहीं, ये कब तक चलता रहेगा? और जो लोग ये कहते हुए पाए जाएं कि नक्सलिज्म एक सोशल प्रॉब्लम है, समझ लीजिए उस आदमी का दिमाग कहीं गिरवी रखा गया है या फिर वो चाइना का एजेंट है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मणिपुर में आतंकी हमले पर। मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर आतंकी हमलों में 7 लोगों की मौत की जिम्मेदार नागा पीपुल्स फ्रंट ने ली है। इस आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए, तो वहीं कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, मणिपुर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इन आतंकवादियों को और इस आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? देखिए, मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कोई कमजोर मुल्क है, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। लेकिन ये समझना जरूरी है, इस खबर को आपने उठाया, बहुत ही अच्छा किया। ये जो संगठन है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये सब चीन के पैसे के ऊपर पलने वाले पालतू हैं ये लोग। और चीन का एजेंडा क्या है? चीन का एजेंडा, पूरी दुनिया भर में चीन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। क्यों? इसका इस बारीकी को समझ लीजिए। नक्सलियों के बारे में जिक्र किया। ये नक्सली, ये चाइनीज पैसे, चाइनीज आर्म्स, चाइनीज ट्रेनिंग और आईएसआई के साथ मिलकर के हिंदुस्तान में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। प्लेन एंड सिंपल, इन नक्सलियों का चरित्र ही है कि ये चीन का खाएंगे और हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए साजिश रचेंगे। ये नक्सली, ये वही है। जब बंगाल में जब इन लोगों ने आंदोलन किया था, नक्सलवाड़ी से जब शुरू हुआ था, तो ये लिखते थे वहां के दीवारों पे, ये लुटियन मीडिया नहीं बताएगा, इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाएगा। वो पूरे बंगाल में ये पोस्टर छापा जाता था, वॉल पे लिखा जाता था, चाइना द चेयरमैन, अमा द चेयरमैन। चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। और ये कहते थे कि बस हम लोग यहां पे रेवोल्यूशन लाएंगे, यहां पे जैसे ये हिंसा शुरू होगी, पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगी और वो हमें आज़ादी दिलाएगी। ये आज़ादी झूठी है। कंगना के खिलाफ ये लोग बवाल मचा रहे हैं। इतिहास की जानकारी नहीं है, पढ़ते नहीं है और देश के अंदर बैठे गद्दारों को पहचानते नहीं है। तो चाइना की स्ट्रेटजी बहुत ही साफ है। हिंदुस्तान में नक्सलियों को, एनजीओस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, राहुल गांधी का जो ये कांग्रेस पार्टी है, ऐसे नहीं पैसा खाता है ये सब चाइनीज। ये पूरा एजेंडा ही यही है कि हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ दो। काहे कि बॉर्डर के ऊपर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो गलवान की तरह ये बहुत पिटाई करेंगे हमारी। तो ये जब से बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की सेना दांत खट्टे कर रही है, सारे चाइनीज एजेंडा को फेल कर चुकी है, तो अब इन लोगों ने ये दूसरा रास्ता अपनाया है। नक्सलियों की भी फंडिंग होगी। ये एनजीओ, ये दलाल, टुकड़े टुकड़े गैंग के, लुटियन गैंग के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस पार्टीज की तरह इन सबको फंडिंग भी मिलेगी कि देश के अंदर में बवाल मचाओ। और यही हो रहा है। जी सर, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।